आज हम मर्केंटाइल लॉ सेक्शन के एमसीक्यूज़ को डील कर रहे हैं और इसमें से हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। टीपू प्रोवाइडेड अ लोन टू वसी अगेंस्ट द गारंटीज ऑफ इकबाल, मेहर एंड बाकिर। यानी एक से ज़्यादा श्योरिटीज़ हैं जिन्होंने गारंटी दी हुई है। इट वॉज एग्रीड दैट इन द इवेंट ऑफ वसीज डिफॉल्ट इकबाल, मेहर एंड बाकिर वुड कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, 8,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। यानी गारंटी जो किए हुए हैं वो डिफरेंट सम्स हैं। रिस्पेक्टिवली वसी हैज़ डिफॉल्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000। तो रूल के मुताबिक को श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट गारंटेड बाय ईच वन। अब इक्वली के हिसाब से देखें तो 15,000 अगर आप 3 लोगों में कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000 ईच बनता है और किसी की भी इंडिविजुअल अमाउंट एक्सीड नहीं होती। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए जो यहाँ पर हमें बुक से भी गिवन है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। All the 3 sureties liable to pay ₹5,000 each. सेकेंड क्वेश्चन है जी, द टर्म क्विड प्रो को मीन्स। तो ये बुक के अंदर तो मेंशन नहीं है लेकिन ये लैटिन है फॉर समथिंग के लिए। तो बेसिकली ये लॉ में इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है कि समथिंग इन रिटर्न जो होगा उसके लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ कंसिड्रेशन ये यूज़ की जाती है कि कंसिड्रेशन में आप जो कुछ कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके बदले में भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। टू कॉन्स्टिट्यूट अ वेजर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द एग्रीमेंट। अनसर्टन इवेंट होता है वेजरिंग का, ये तो होता है, हमने बताना है वो जो नहीं होता। ईच पार्टी मस्ट बी ना विन और लूज सिचुएशन, ये भी होता है, शर्त लगाई है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द इवेंट। तो वेजरिंग में तो कोई कंट्रोल नहीं होता, बस किस्मत होती है कि कौन वेजरिंग को विन कर जाएगा या लूज करेगा। देयर शुड बी प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। ये पॉइंट गलत है क्योंकि मनी और मनी वर्थ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर कैश के अलावा किसी और चीज़ की बेस पर भी वेजरिंग या बैटिंग की जाती है तो वो वेजर कंसीडर होगी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे रेलिवेंट है दैट इज डी। इब्राहिम डायरेक्ट्स हिज अटॉर्नी यानी अपने एजेंट को टू एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड इन हैदराबाद बाय एम्प्लॉइंग एन स्टेट एजेंट फॉर द पर्पज। तो उसमें एक प्रॉपर्टी एजेंट को भी हायर करना है। अटॉर्नी अपॉइंट्स बुखारी एन स्टेट एजेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। बुखारी इन दिस केस इज अ। तो जो हमारा आंसर इसमें बनेगा तो बुखारी की जो नेचर है वो कंट्रोल ऑफ अटॉर्नी के लिए काम नहीं करेगा। जो स्टेट एजेंट है, अटॉर्नी भी इब्राहिम के अंडर काम कर रहा है, स्टेट एजेंट भी बेसिकली इब्राहिम के अंडर काम कर रहा होगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो को एजेंट का अप्लाई हो। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपने समझनी है कि ही इज़ नॉट अ सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो आपका मेन एजेंट है अटॉर्नी, वो उसको एक किस्म का नेम करता है, रेकमेंड करता है ऑन एडवाइस ऑफ प्रिंसिपल। सो आर आंसर इज को एजेंट। Salim owns 20 acres of land in district Badin, part of which is woodland. He sells the land to Malik Bashir with a covenant in the contract that he will not cut down the trees. तो ये डिसाइड हुआ था कि वहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको कट नहीं किया जाएगा। 6 months लेटर मलिक बशीर प्रिपेयर्स टू कट डाउन द ट्रीज। जो एक कॉन्ट्रैक्ट में आपने डिसाइड किया होता है और आप उसके जब अगेंस्ट जाने लगते हैं तो दूसरी पार्टी के पास क्या रेमेडी होगी, व्हाट रेमेडी कैन सलीम सी। तो जब आपने किसी पार्टी को कुछ करने से रोकना हो जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था कि वो नहीं करेगा लेकिन वो करने वाला है और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो इंजंक्शन मीन्स ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच एब्सटेन्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। तो इंजंक्शन अप्रोप्रिएट रेमेडी है जो सलीम को कोर्ट के थ्रू सीक करनी चाहिए। द बैंकर रॉन्गफुली डिसऑनर्ड द चेक। रॉन्गफुली का मतलब है कि अकाउंट में पैसे थे और उसके बावजूद जो है डिसऑनर कर दिया। इशूड बाय मीर आतिफ अ रिनाउंड ट्रेडर, और ट्रेडर है, टू वन ऑफ हिज मेजर सप्लायर्स। मीर आतिफ इन दिस केस इज इंटाइटल टू क्लेम। अब जो इसमें आपको डैमेजेस मिलते हैं
वो ये बुक में एग्जाम्पल 52 एग्जैक्टली इसी के ऊपर थी कि बैंक जब रिफ्यूज़ कर देता चेक और वो ट्रेडर से रिलेटेड हो तो कोर्ट में अवार्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस. So this is the answer. Which of the following is not considered to be a source of law in Pakistan? तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप सोर्स ऑफ लॉ देखें तो लेजिस्लेशन तो कंसीडर होता है, जैसे ये मेंशन है. उसके बाद प्रेसिडेंट भी मेंशन है, और कस्टम्स के अंदर भी शरिया लॉज जो हैं, शरीयत, वो भी मेंशन है. इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन जो हैं वो सोर्स ऑफ लॉ कंसीडर नहीं होते पाकिस्तान में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? तो फ्रॉड मीन्स द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बट बाय वन हु बिलीव इट टू बी ट्रू. तो सच समझते हुए एक बात अगर आप स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि सही नहीं थी, तो दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन. हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी. उसके बाद सेकंड पर देखते हैं. अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द डेथ ऑफ द एक्सेप्टर. तो प्रपोजल रिवोक हो जाता है बाय द डेथ ऑफ एक्सेप्टर. इसमें पॉइंट ये है कि अगर तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद तो आप का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, और फिर वो प्रपोजल रिवोक नहीं होता, फिर कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाता है कि वो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा, या रिप्रेजेंटेटिव को पूरा करना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि लॉ ये कहता है कि प्रपोजल तब ख़त्म कैंसिल हो जाता है जब डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर होती है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. उसके बाद हम देखते हैं एन एग्रीमेंट बाय अली हु डील्स इन ऑयल्स टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल. अब डिफरेंट ऑयल्स में वो डील करता है, और वो 100 टन ऑफ ऑयल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑयल का नहीं बताया जा रहा. तो वकील इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट. तो सर्टेनिटी ये एग्जाम्पल बुक के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर यही जो है केस दिया हुआ है, और इसमें भी यही डिस्कस हुआ हुआ है कि एग्रीमेंट इज़ वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. लेकिन हम लास्ट स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं. पानी में रिटेन गुड्स प्लेस्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट. लेकिन आप देखें कि पेमेंट फॉर द डेट के लिए भी हो सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए भी हो सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है, नेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है. तो ये जो ओनली वाली बात है ये गलत आती है. सो ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इज सी. Paramount Furniture wrote a letter to Babar Naeem stating, "We have received exquisite bedside tables which we will sell to you at very favorable price." यानी कोई प्राइस मेंशन नहीं की, और जो है उन्होंने बताया कि उनके पास नया कोई अच्छा फर्नीचर आया है और वो उसको सेल करना चाहते हैं अच्छे रेट पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव इज करेक्ट? तो ये बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं ऑफ रेडीनेस टू डू द ट्रांजेक्शन. तो ये लेटर जो है वो ऑफर टू सेल नहीं है, और ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर को लैक करता है. और वो जो एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर ये लैक करता है दैट इज सर्टेनिटी, कि डेफिनेट ऑफर होनी चाहिए. सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. तो ऑफर इसमें है, तो इसी तरह जो लेटर वाली बात भी ज़रूरी नहीं है. लेटर हाँ प्रेस्क्राइब कर दिया जाए तो फॉलो करना होता है, वरना नहीं. तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. Akram, Minhas, and Bali are partners. Bali, the sleeping partner, Bali retires without giving public notice of his retirement, और ये स्लीपिंग पार्टनर है. इस बाली लाइबल फॉर सब्सिक्वेंट डेट्स इनकर्ड बाय अकरम एंड मिनहास. तो हमारे पास लॉ का रूल ये है कि स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं होती, और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक्ट ऑफ फर्म के लिए लाइबल नहीं होता. तो बाली इज़ नॉट लाइबल एज ही वाज अ स्लीपिंग पार्टनर. ये करेक्ट रीजन है. सो लाइबल ओनली फुली लाइबल लाइफ. Suhail and Fida purchased a yacht
renovated it and sold it to Qasim for rupees 10 million. They shared the proceeds equally. Both Suhail and Fida are. तो ये को ऑनरशिप का केस है. बुक के अंदर एक इसकी सिमिलर एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जिसमें एक टी शॉप के ऊपर सेम वे में एक्सपेंसेस किए गए थे और यहाँ पर ये बताया गया था दे आर ओनली को ऑनर्स एंड नॉट पार्टनर्स दैट दे नेवर कैरिड ऑन एनी बिजनेस. तो वो बिजनेस कैरी नहीं कर रहे, एक जो है वो एसेट ओन करते हैं, उसको उन्होंने उस पर काम किया और उसको सेल करके उसकी प्रोसीड्स शेयर कर ली. तो दे डिड नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस, दे जस्ट ओन्ड अ कॉमन एसेट एंड दे सोल्ड दैट कॉमन एसेट और अकॉर्डिंगली उसका जो शेयर उनका बनता था वो उन्होंने रख लिया. तो दे आर को ऑनर्स. Under the provisions of Partnership Act 1932, which of the following statement is not correct? Relation of partnership arise from contract and not from status. This is correct statement. हमने not correct बतानी है. Goodwill of the business is regarded as property of the firm. Yes, ये भी correct है. Nature of business can be changed with the consent of majority of partners. जबकि हमने ये statement जो है वो गलत है, ये हमारा आंसर होगा. No change may be made in the nature of business without the consent of all the partners. तो ये कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे तो इसकी बेस पे जो है सी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा क्योंकि ये नॉट करेक्ट है. यहाँ पर है ऑल द पार्टनर्स. Which of the following may be regarded as a valid promissory note duly signed under the provision of Negotiable Instrument Act 1881? अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इसमें से स्टेटमेंट ए को देखें तो ये एग्जाम्पल 37 बुक में है तो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट सेम है. और दूसरी स्टेटमेंट देखें इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्वार्टरली रेट्स वाली, तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट के साथ ही बिल्कुल मैच मिलेगी, सिर्फ नाम और अमाउंट्स का फ़र्क है. आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर ऑन डिमांड, तो ये स्टेटमेंट नंबर 5 है. और उसके बाद टू पे खालिद और ऑर्डर 6 days आफ्टर साथ डेथ, तो ये 6 स्टेटमेंट है. तो ये एमसीक्यू जो है वो इसी एग्जाम्पल की बेस पर बना हुआ है और इसी के आंसर की बेस पर जो है हम इसको देख सकते हैं. तो इसमें वैलिड प्रॉमिसरी नोट पूछा गया है. तो फर्स्ट वन तो जो है नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, इसी तरह 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है और इसी तरीके से डी हमारा आंसर होगा फॉर द सेम रीज़न जो हमने डिस्कस की थी. क्योंकि ये कंडीशनल नहीं है, सर्टन है कि सालिक की डेथ होगी और उसके एग्जैक्ट टाइम के बाद आप पे कर रहे हैं, जबकि जो इंस्ट्रूमेंट ये है ये सर्टन नहीं है कि सक्सेसर कौन होगा. इसी तरह इंटरेस्ट जो चार्ज है वो अमाउंट सर्टन नहीं है. और एट माई कन्वीनियंस जो है ये जो है अनकंडीशनल नहीं है. तो इसमें कंडीशन है कि कन्वीनियंस होगी, उसे आसान लगेगा तो फिर होगा. तो ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है. तो ये रीज़न है जिसकी वजह से डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. While drawing a bill of exchange, a person whose name is given in addition to the dry to be restored resorted to when the requirement rises is called. तो ये dry in case of need कहलाता है. ये क्वेश्चन बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है. ड्राई इन केस ऑफ नीड की डेफिनेशन हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ली है. तो जब ड्राई अगर बिल को जो है वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो फिर ड्राई इन केस ऑफ नीड का नाम मेंशन कर दिया जाता है कि अगर ये पर्सन नहीं इसको ओन करेगा तो फिर ये एक और पर्सन है जो इसकी जगह पे करेगा. उसे ड्राई के बाद ड्राई इन केस ऑफ नीड कहते हैं. ये पहले सिलेबस का हिस्सा होता था, अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है. तो प्रोबेबली ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन ऐड हो गया होगा पेपर में सिलेबस के चेंज की कन्फ्यूजन की वजह से. अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Where a check is crossed, especially the banker on whom it is drawn shall not pay to his agent for collection. तो ये स्टेटमेंट ही जो है वो बेसिकली इनकरेक्ट है और यही आंसर है. When a check is crossed, specifically the banker on whom it is drawn shall not pay it. ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है. अदरवाइज देन टू बैंकर टू whom it is crossed or his agent for collection, तो उसके अलावा पे नहीं करना. तो shall not pay to his agent यानी उसको पे नहीं करना और उसके अलावा पे नहीं करना, ये दो अपोजिट बातें हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पे अदरवाइज देन यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाएगा. बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज़ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट एवरी होल्डर ऑफ अ चेक इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. ये तो नॉर्मल प्रिजम्पशन होती है. वेयर अ चेक कंटेन्स द नेम ऑफ बैंकर विदाउट टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस, इट इज़ अ वैलिड
स्पेशल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग के लिए लाइंस की ज़रूरत नहीं होती, अगर बैंक का नाम भी खाली मेंशन कर दें तो इनफ है. वेयर अ जनरली क्रॉस चेक बेयर द क्रॉस इट फेस द एडिशन ऑफ द वर्ड अकाउंट पे इट शैल सीज टू बी निगोशिएबल. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि वो फिर जो है निगोशिएबल नहीं रहता. जिस पर्सन का अकाउंट का नाम मेंशन होता है सिर्फ उसी के अकाउंट में ही वो पैसे आ सकते हैं और ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते. तो ये हमारे टोटल पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया. दैट्स ऑल. शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो.